हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सेमेस्टर 2 BBMKU के सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के AEC2 पेपर का नाम क्या है? इंग्लिश कम्युनिकेशन। इस पेपर को हम लोग कम्प्लीटली पढ़ेंगे इस वीडियो में। AEC2 कहने का मतलब है स्टूडेंट की एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स 2 क्योंकि सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स को पढ़ना है। इस पेपर को यानी कि इंग्लिश कम्युनिकेशन के कंप्लीट सिलेबस को इस वीडियो में, इस सिंगल वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्योंकि एग्ज़ाम आपके बहुत नज़दीक है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि सिलेबस क्या क्या है और आपको कितने यूनिट्स पढ़ने हैं। फिर हर एक यूनिट को इसी वीडियो में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। ये एक मैराथन टाइप वीडियो होगा जिसमें आपको हम बताएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं और क्या क्या हमें पढ़कर एग्ज़ाम में जाना है। तो ध्यान रहे, ये BBMKU के सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए है। देखिए स्टूडेंट, आपको सिलेबस में टोटल 5 यूनिट्स पढ़ना है सेमेस्टर 2 में इंग्लिश कम्युनिकेशन में। AEC2 में आपको टोटल 5 यूनिट्स पढ़ना है। इन 5 यूनिट्स को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन पढ़ना है क्योंकि पेपर का नाम इंग्लिश कम्युनिकेशन है, तो सबसे पहले हमें इंग्लिश कम्युनिकेशन से इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन देखना है। यूनिट 2 में हम लोग को लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ना है। यूनिट 3 में हमें स्पीकिंग स्किल्स पढ़ना है। यूनिट 4 में हमें रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग पढ़ना है। फिर हमें राइटिंग स्किल्स पढ़ना है। इन 5 ही यूनिट्स को इस सिंगल वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले यूनिट 1 से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला यूनिट जिसमें है थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन। क्योंकि पेपर का नाम इंग्लिश कम्युनिकेशन है तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज़ इंग्लिश कम्युनिकेशन। इंग्लिश कम्युनिकेशन को जानने से पहले सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आखिर होता क्या है? कम्युनिकेशन जो है उसे हम क्या कह सकते हैं? द एक्ट ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ और अ फीलिंग। मतलब क्या हुआ इसका कि सूचनाओं, विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसे हम हिंदी में संचार भी कहते हैं। और जब यह संचार एक भाषा का उपयोग करने लगे, कौन सी भाषा का? इंग्लिश भाषा का। अगर लैंग्वेज इंग्लिश हो तो इंग्लिश कम्युनिकेशन कहेंगे, अगर हिंदी हो, अगर कम्युनिकेशन मतलब जो संवाद हो रहा है किन्हीं दो इंसान में या ग्रुप्स ऑफ पीपल में, या तो हम लोग क्या कहेंगे? मान लीजिए अगर लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं हम लोग हिंदी, तो वो हिंदी कम्युनिकेशन होगा। ये पेपर का नाम है, इस पेपर का नाम है इंग्लिश कम्युनिकेशन। तो ये कम्युनिकेशन जो हो रहा है, मतलब एक्सचेंजिंग और शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ जो हो रहा है, वो कौन से लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है? इंग्लिश लैंग्वेज का। इसीलिए ये इंग्लिश कम्युनिकेशन इसे कह रहे हैं। तो देखिए, डेफिनेशन भी देख के समझ लेते हैं पढ़ के कि इंग्लिश कम्युनिकेशन इज़ ऑल अबाउट यूजिंग द इंग्लिश लैंग्वेज टू शेयर योर आइडियाज़ एंड अंडरस्टैंड अदर। कोई दो लोग हैं तो हम अपना आइडिया उनको बता रहे हैं और उनका जो बात है वो जो जिस भाषा में मुझे बता रहे हैं, तो हम लोग दोनों जो भी कन्वर्सेशन हो रहा है, जो लैंग्वेज का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कौन सा? इंग्लिश लैंग्वेज का, तो ये हो जाता है इंग्लिश कम्युनिकेशन। इंग्लिश कम्युनिकेशन इज़ ऑल अबाउट यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज टू शेयर योर आइडियाज़ एंड अंडरस्टैंड अदर्स। इट इज़ लाइक अ बिल्डिंग अ ब्रिज बिटवीन यू एंड समवन एल्स। एक ब्रिज की तरह काम करता है। और ये वर्क कैसे करता है? देखिए, सबसे पहला होता है शेयरिंग योर थॉट्स, दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग अदर्स, फिर होता है गोइंग बैक एंड फोर्थ। डिटेल्ड में समझे तो शेयरिंग योर थॉट्स मतलब दिस इज़ वेयर यू, जहाँ आप एनकोड करते हैं अपने मैसेज को। यू पिक द राइट वर्ड्स इन इंग्लिश टू एक्सप्रेस वॉट यू वॉन्ट टू से, जस्ट लाइक चूजिंग द परफेक्ट बिल्डिंग मटीरियल फॉर योर ब्रिज। अब मान लीजिए आप है और आपके कोई दोस्त है, आपके दिमाग में एक मैसेज आया, उसको आपने एनकोड किया एक लैंग्वेज की हेल्प से, करेक्ट वर्ड यूज़ करके इंग्लिश में, और आप उन्हें बता रहे हैं सामने वाले को। आप अपना थॉट शेयर कर रहे हैं, जो भी आपके दिमाग में आया कि आपको उन्हें बताना है, तो वो आप एनकोड कर रहे हैं अपने मैसेज को। एक अच्छा सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, राइट वर्ड आप चूज़ करके उन्हें कन्वे कर रहे हैं, बता रहे हैं। और सामने वाला क्या है? उसे डिकोड कर रहा है, आपके मैसेज को डिकोड कर रहा है। आप अपने थॉट्स को एनकोड कर रहे हैं मैसेज में, और मैसेज किस फॉर्म में है? इंग्लिश लैंग्वेज में। करेक्ट वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं। और
सामने वाला है जो डिकोड कर रहा है आपके मैसेज को. When someone speaks English to you, you try to understand their meanings by listening to their words and maybe even their body language. आप उनके वर्ड्स को समझकर या उनके बॉडी लैंग्वेज से उस मैसेज को समझने का प्रयास कर रहे हैं, सामने वाला समझने का प्रयास कर रहा है. और गोइंग बैक एंड फोर्थ मतलब कम्युनिकेशन इज़ अ 2-way स्ट्रीट. यू शेयर योर थॉट्स, आप अपने विचार बताते हैं. देन लिसन, फिर सामने वाला का सुनते हैं. आप बताते हैं कि हाँ ये मेरा थॉट था, फिर सामने वाला का विचार उस पर क्या है वो बताते हैं, उसे आप सुनते हैं. एंड रिस्पॉन्ड टू अदर पर्सन, और फिर दूसरे पर्सन को रिस्पॉन्ड करते हैं. दिस बैक एंड फोर्थ strengthen the bridge and helps you connect better. तो English communication isn't just about speaking perfectly. English communication सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप perfectly बोल पाए. It is about using the language clearly and effectively whether you are talking to a friend. मतलब कि इस लैंग्वेज का यूज़ आप क्लियरली और बहुत इफेक्टिवली कर रहे हैं, या फिर आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, या कोई ईमेल लिख रहे हैं, या कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं. तो इंग्लिश कम्युनिकेशन कैसे कैसे वर्क करता है आप लोग समझ पाए होंगे. ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको नहीं आएगा कि व्हाट इज़ इंग्लिश कम्युनिकेशन, ठीक है, क्योंकि सिलेबस स्टार्ट यहाँ होता है. ये तो समझने के लिए था ताकि आपको आगे समझने में और आसान हो जाए ये पेपर. बाकी जो सिलेबस है आपका यहाँ से शुरू होता है कि थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, फिर टाइप्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. मे बी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्कस द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन. टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, या फिर आ सकता है कि राइट द मोड ऑफ कम्युनिकेशन. आपको 1 मार्क्स में याद रहे कि शायद ऐसा पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, तो यू हैव टू आंसर दैट. ठीक है, तो थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन देखते हैं कि कम्युनिकेशन थ्योरी इजंट अ सिंगल और मैजिकल फार्मूला. ये कोई सिंगल या मैजिकल फार्मूला नहीं है कि थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन दे दिए डैश डैश, नहीं. इट इज़ अ वास्ट फील्ड दैट एक्सप्लोर्स हाउ वी क्रिएट, share and understand information with each other. It delves into the intentional and unintentional ways we connect both verbally and non-verbally. Here's the breakdown of some key concepts. चलिए की concepts से theory of communication को समझते हैं. जैसा कि फर्स्ट लाइन ही था कि ये कोई मैजिकल फार्मूला नहीं है, बहुत ही वास्ट है. कैसा प्रोसेस काम करता है कम्युनिकेशन की थ्योरी का. देखिए द कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है. यहाँ पर चार्ट से हम लोग समझते हैं. देखिए जो सेंडर होते हैं उनके दिमाग में कोई मैसेज आता है, ठीक है, क्या आता है, मैसेज आता है. तो फिर उस मैसेज को हम कौन से चैनल, यहाँ पर चैनल क्या यूज़ करते हैं हम लोग या फिर लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, या फिर लिख के बताते हैं, रिटन. मान लीजिए कि वर्बल बता रहे हैं, नॉन वर्बल बता रहे हैं, उसके बाद जाकर ये रिसीवर के पास जाता है हमारा मैसेज. उसके बाद रिसीवर जो है फीडबैक देते हैं हमें. ठीक है, ये तो था यहाँ तो थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट को देख के समझ लेते हैं कि क्या होता है. कि इमेजिन सेंडिंग अ सीक्रेट मैसेज टू योर फ्रेंड अक्रॉस द क्लासरूम. दिस सिंपल एक्ट रिफ्लेक्ट्स द कोर ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस. मान लीजिए कि क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन आपको अपने दोस्त को एक मैसेज, कोई सीक्रेट मैसेज कन्वे करना है, बताना है. तो इतना पूरा भरा क्लास में आप अपने उस दोस्त को कैसे बताएंगे. उठेंगे, खड़ा होंगे, चिल्ला के बोल देंगे? नहीं, पूरा क्लास को नहीं बताना है, मैसेज सीक्रेट है. तो कैसे हम लोग बताएंगे. देखिए प्रोसेस कैसे वर्क करता है. सेंडर, यहाँ पर कौन होता है, सेंडर कौन होता है, आप, क्योंकि आपको आपके दोस्त को बताना है तो सेंडर आप है. विथ योर सीक्रेट मैसेज इन माइंड, आपको बताना है, मैसेज आपके माइंड में है. कोई भी मैसेज हो सकता है. मान लीजिए कि क्लास में टीचर आपको आज आपका कॉपी चेक करने वाला है और मैसेज आपका ये है, सीक्रेट मैसेज, कि आपने कॉपी लाना भूल चुके हैं, लेकिन आप अपने दोस्त को बताना चाहते हैं कि कॉपी लाना तो मैं भूल गया. तो आपके मैसेज माइंड में है, सीक्रेट मैसेज, आप सेंडर हुए. और मैसेज क्या है, द सीक्रेट मैसेज इटसेल्फ. ठीक है, दिस कुड बी वर्ड यू विस्पर, अ रिटन नोट और इवन अ फनी फेस. ठीक है, मैसेज आपके दिमाग में है, ये कैसे हो सकता है, या फिर आप सोच रहे हो उसके बारे में, या फिर आप पेपर पे लिख दिए हो, या फिर आपका फेस एक्सप्रेशन से भी वो समझ सकते हैं. मैसेज इस रूप में हो सकता है. कैसे कैसे रूप में हो सकता है, या फिर आप सोच रहे हो, या फिर पेपर में लिखा हुआ हो, या फिर आपके एक्सप्रेशन से. एनकोडिंग, जब आपका मैसेज होगा, टर्निंग योर मैसेज इनटू अ ट्रांसमिटेबल फॉर्म. यू विस्पर द मैसेज,
आप या फिर उस मैसेज को विस्पर करेंगे या फिर आप उसको लिख देंगे, या आपका फेस का एक्सप्रेशन ऐसा होगा कि सामने वाला उसको क्या कर पाए, डिकोड कर पाए। चैनल the pathway of your message. This could be the airwaves as you whisper, the paper you write on, or your expressive face. या फिर आप क्या करेंगे, बोल कर बता देंगे। लैंग्वेज आपके पास है ना, इंग्लिश कम्युनिकेशन में इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, लैंग्वेज आपके पास है, आप बोल कर बता देंगे। या फिर आप किसी पेपर पे विद द हेल्प ऑफ क्या करेंगे, लिख के बताएंगे, मतलब लिख के बता देंगे, या फिर आपका फेस एक्सप्रेशन से सामने वाला समझ जाएगा। रिसीवर, आप जो आपका फ्रेंड होगा वो समझ जाएगा कि योर फ्रेंड हु रिसीव द मैसेज थ्रू साइट और साउंड, या फिर देखकर आपका फेशियल एक्सप्रेशन, या फिर जो आप बोलेंगे वो सुनकर वो डिकोड कर लेगा। क्या कर लेगा, डिकोड कर लेगा। योर फ्रेंड इंटरप्रेटिंग योर मैसेज, दे लिसन टू योर विस्पर, रीड द नोट और डेसिफर योर फेशियल एक्सप्रेशन। उसके बाद क्या होगा, उसका फीडबैक आएगा कि योर फ्रेंड रिएक्शन लेट्स यू नो इफ़ दे अंडरस्टूड, दे माइट नॉट विस्पर बैक और मेक अ फनी फेस इन रिटर्न। या फिर वो समझ चुका होगा या फिर नहीं भी समझा होगा। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस, कम्युनिकेशन का प्रोसेस ऐसे काम करता है। कोई सिंगल मैजिकल फार्मूला नहीं है। जो सेंडर होते हैं, दिमाग में मैसेज आता है, थॉट आता है, जिसको इनकोड करते हैं। इनकोड कैसे करेंगे, बाय चूजिंग करेक्ट वर्ड्स और ऐसा फेशियल एक्सप्रेशन से। चैनल, फिर रिसीवर, देन वो डिकोड करेंगे, फिर आपको फीडबैक देंगे कि अच्छा उन्होंने समझा सीक्रेट मैसेज, आपका सीक्रेट मैसेज उन तक पहुंचा कि नहीं। आगे क्या है, नॉइज़, मतलब इस प्रोसेस में डिसरप्शन फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो नॉइज़ हो सकता है, समटाइम्स थिंग्स डोंट गो एज प्लान्ड। होता ही है ना कि थिंग्स जैसा प्लान किया होता है, समटाइम्स तो वैसा नहीं होता। इमेजिन अ लाउड ग्रुप टॉकिंग नियर बाय वाइल यू विस्पर योर मैसेज। जब आप इस मैसेज को विस्पर कर रहे हो, बता रहे हो उनको, तब क्या हो सकता है, वो तो क्लासरूम है ना, बहुत लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पर मतलब हल्ला कर रहे हो, तो कैसे जाएगा, नॉइज़ तो नहीं जा पाएगा ना, आपका जो आवाज़ है उन तक नहीं, साउंड नहीं जा पाएगा। दैट इज़ नॉइज़। और नॉइज़ क्या है यहाँ पर, डिसरप्शन फैक्टर है। Anything that interferes with clear transmission of the message. Noise can be external. External noise हो सकता है। The disruption factors में क्या है, noise. External भी हो सकता है, loud noise, technical difficulties और physical barriers that make it hard to hear or see the message. Internal भी हो सकता है, cultural differences, misunderstandings हो सकता है और emotional states that make it hard to understand the message true meaning. अब मान लीजिए कि कुछ ऐसा मैसेज है जिसमें कल्चरल डिफरेंसेस हो, बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा बताने में, तो ये डिसरप्शंस फैक्टर्स हैं, नॉइज़। आगे देखते हैं, बियॉन्ड द बेसिक, द सोशल एंड सिम्बॉलिक एस्पेक्ट्स, कम्युनिकेशन इज मोर देन जस्ट सेंडिंग अ मैसेज, जस्ट सेंडिंग इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेशन इज़ मोर देन जस्ट सेंडिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब कि इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन बस यहाँ तक सीमित नहीं है कि आप इन्फॉर्मेशन सेंड कर दें। इट इज़ अबाउट बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, क्रिएटिंग शेयर्ड मीनिंग एंड नेविगेटिंग सोशल सिचुएशन. वी यूज सिम्बल्स लाइक वर्ड, जेस्चर्स एंड even emojis to represent ideas and concepts. Think about a thumbs up emoji. ठीक है, it doesn't literally mean a raised thumb but it conveys approval or agreement. क्या होता है, अभी तो सब लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, उसमें इमोजीज आता है। जब हम थम्स अप इमोजी किसी को सेंड करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या हो जाता है, रेज थम नहीं, उसका मतलब होता है कि अप्रूवल, एग्रीमेंट, यस एग्री, ऐसा यूज़ करते हैं ना, कुछ कुछ वर्ड यूज़ करते हैं, इमोजीज यूज़ करते हैं। तो थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर बहुत सारा सब टॉपिक्स है। अगर आप इन टॉपिक्स को हाईलाइट करके जब एग्ज़ाम्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो आपके कॉपी को अट्रैक्टिव बनाएगा और अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। तो डिफरेंट थ्योरीज फॉर डिफरेंट सिचुएशंस. The vast field of communication theory delves deeper into specific areas of communication. Mass communication theory. Mass communication theory मतलब देखिए, कम्युनिकेशन का मतलब क्या हमने समझा था, संचार। तो मास कम्युनिकेशन थ्योरी क्या होता है, हाउ
मीडिया लाइक टीवी, न्यूज़पेपर एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस लार्ज ऑडियंस। टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से क्या होता है, एक आदमी दूसरे आदमी से बात करता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। टीवी के माध्यम से क्या होता है, जब हम न्यूज़ देख रहे होते हैं टीवी में, तो पूरा एक लार्ज ग्रुप ऑफ सोसाइटी हमारा टीवी देख रहा होता है। एक न्यूज़पेपर को लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल पढ़ रहे होते हैं। सोशल मीडिया जो है लार्ज ग्रुप ऑफ ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करता है। तो इसमें क्या होता है, मास कम्युनिकेशन थ्योरी होता है, जहाँ एक चीज़ लार्ज ग्रुप ऑफ ऑडियंस को अपना मैसेज इन्फॉर्मेशन कन्वे कर पाए, तो वो मास कम्युनिकेशन थ्योरी होता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन थ्योरी क्या होता है? इंटरपर्सनल, देखिए इंटरपर्सनल, पर्सनल प्लस इसमें इंटर भी है, तो मतलब आप इसका नेम से ही समझ पा रहे होंगे कि इस थ्योरी में क्या होता है कि हाउ पीपल कम्युनिकेट फेस टू फेस इन अ स्मॉल ग्रुप्स, फोकसिंग ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप्स एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। इसमें क्या होता है कि फेस टू फेस बात होता है, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं जिसमें, और मान लीजिए कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, किसी का झगड़ा हो गया, बहुत छोटा सा ग्रुप है उसमें झगड़ा हो गया, तो कोई एक आकर सभी को समझाए, तो ये क्या हो जाता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन थ्योरी। उसके बाद आता है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन थ्योरी, जिसमें क्या होता है हाउ लैंग्वेज शेप्स आवर थॉट्स, इंटरैक्शन एंड कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। अब हम बोल रहे हैं इंग्लिश, मेरे सामने वाला जो इंसान है वो भी बोलेगा इंग्लिश, तो जब हम लोग के मतलब हम लोग के बीच का जो संवाद है वो सेम लैंग्वेज में हो, तो वो क्या होगा, जो हम लोग का थॉट्स है ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अगर हम बंगाली बोल रहे हैं, सामने वाला बंगाली बोल रहा है, तो हमारा कल्चरल अंडरस्टैंडिंग भी सेम होगा। तो जाहिर सा बात है कि अगर लैंग्वेज सेम हो सामने वाले का, आप जिनको अपना इन्फॉर्मेशन या जो भी मैसेज है कन्वे करना चाह रहे हैं, और लैंग्वेज सेम है, तो लैंग्वेज शेप्स आवर थॉट्स, इंटरैक्शंस एंड कल्चरल अंडरस्टैंडिंग्स। अब बेनिफिट्स क्या है, दी बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन थ्योरी। कम्युनिकेशन थ्योरी तो हम लोगों ने पढ़ लिया क्योंकि सिलेबस में टॉपिक था थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। तो उसका बेनिफिट्स क्या है, बाय स्टडिंग कम्युनिकेशन थ्योरी वी कैन बिकम मोर इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स इन एनी सिचुएशंस। कम्युनिकेशन की थ्योरी को जानने के बाद हम लोग बहुत ही इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर्स बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? सबसे पहला बात तो चूज़ क्लियर वर्ड्स। जब हमें अपना बात किन्हीं को बताना है, अपना मैसेज किन्हीं को बताना है, तो हम लोग सटीक वर्ड, जो सटीक और बहुत क्लियर हो वैसा वर्ड यूज़ करेंगे। सेलेक्ट लैंग्वेज दैट एक्यूरेटली कन्वेज आवर मैसेज एंड अवॉइड्स एम्बिग्यूटी। ठीक है, जिसमें हम लोग अपना करेक्ट वर्ड यूज़ करेंगे, नो डिस्टर्बेंस, इधर उधर का बात नहीं, करेक्ट वर्ड यूज़ करेंगे, जिससे कि हम लोग, क्योंकि कम्युनिकेशन थ्योरी को पढ़ने के बाद हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन चुके हैं। अब सेकंड क्या होगा, यूज़ द राइट चैनल। राइट चैनल का यूज़ करेंगे। राइट चैनल कहने का मतलब क्या है कि चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन चैनल फॉर द सिचुएशन, लाइक अ फेस टू फेस कन्वर्सेशन फॉर सेंसिटिव टॉपिक्स। अगर सेंसिटिव टॉपिक है तो ऐसा नहीं कि हम फ़ोन पर बता देंगे, मैसेज कर देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे, हम फेस टू फेस बात करेंगे। यूज़ द करेक्ट चैनल by using the correct channel. Be mindful of a noise. Recognize and minimize potential disruption to ensure clear message transmission. हम लोग अवॉइड करेंगे और मिनिमाइज करेंगे जो आसपास का डिसरप्शन नॉइज़ होगा। एक्टिवली लिसन, सामने वाले की बात को अच्छे से पहले सुनेंगे। पे क्लोज अटेंशन टू वर्बल एंड नॉन वर्बल cues to understand the full message। अगर जो सामने वाला हमें अपना मैसेज बता रहा है, ऐसा नहीं कि वो बोल रहा है हम इधर उधर ध्यान दे रहे हैं, तो ये एक गुड कम्युनिकेटर और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर का पहचान नहीं होता है। तो इसका बेनिफिट ही है कम्युनिकेशन थ्योरी को जानने के बाद कि हम एक एक्टिव लिसनर भी बने। प्रोवाइड इफेक्टिव फीडबैक, और जब हम समझ जाते हैं सामने वाले के मैसेज को तो फीडबैक भी दें। क्लियरली कम्युनिकेट आवर अंडरस्टैंडिंग, क्या समझें वो बताएं। एंश्योर द मैसेज वॉज रिसीव्ड एज इंटेंडेड, कि जो आपका मैसेज था हमने एग्जैक्टली वही समझा। नेक्स्ट देखते हैं कम्युनिकेशन थ्योरी क्या है। कम्युनिकेशन थ्योरी इज़ अ पावर टूल फॉर नेविगेटिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ अ ह्यूमन इंटरैक्शन। By understanding its core principle, we can all become better communicators, fostering stronger relationships, clearer messages, and more connected world. Communication theory
क्या है, एक पावरफुल टूल है जो कि ह्यूमन इंट्रैक्शंस के कॉम्प्लेक्सिटीज़ को नेविगेट करता है। और हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेशन थ्योरी के बाद, पढ़ने के बाद हम लोग एक बेटर कम्युनिकेटर्स बन सकते हैं। मैसेज कन्वे करना कैसे करना है, कौन कौन सा वर्ड सेलेक्ट करना है, इससे क्या होगा कि जो वर्ल्ड है हमारा वो हम लोग अच्छे से एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि इंडिया से बाहर आप कहीं भी जाएंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज आपका सूटेबल क्या होगा, चैनल होगा जिसको आप यूज़ करेंगे अपना मैसेज कन्वे करने के लिए। किन्हीं को मोस्टली यूज़ होता है इंग्लिश लैंग्वेज। आप इंडिया से कहीं भी जाएंगे तो आपने देखा ही होगा कि अगर आप इंग्लिश का यूज़ करेंगे तो आप अपने मैसेज को वहाँ सामने वाले को अच्छे से बता पाएंगे। तो इससे क्या होगा, वी कनेक्ट प्रॉपरली। तो टाइप्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन सेकेंड है। थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन के बाद टाइप्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन से क्या क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्कस द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आया तो 15 मार्क्स में आएगा, और डेफिनेशन आया तो आएगा व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आ सकता है। तो कम्युनिकेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स एंड मोड्स डिपेंडिंग ऑन फैक्टर्स सच एज द नेचर ऑफ मैसेज। मैसेज का नेचर क्या है, मीडियम कौन सा यूज़ कर रहा है, और कॉन्टेक्स्ट क्या है कम्युनिकेशन का। इस पर बहुत सारे टाइप्स है कम्युनिकेशन के एंड मोड्स हैं। तो हम लोग यहाँ पर हियर इज़ एन ओवरव्यू ऑफ द मेन टाइप्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या हो सकता है, वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन कहने का मतलब है कि जहाँ पर हम लोग वर्बली मतलब बोल करके अपना मैसेज बता रहे हैं, जैसे कि इट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ स्पोकन और रिटन वर्ड्स to convey messages. Verbal communication can take place face to face, over the phone, through video calls or via written documents such as email, letters or a report. Verbal communication सुनने से लग रहा है कि जैसे बोल के हम लोग मैसेज किसी को बता रहे हैं तो वो वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। तो ऐसा नहीं है। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आता है, जो हम लोग फेस टू फेस बात कर रहे हो, या फिर फ़ोन में बात कर रहे हो, या फिर वीडियो कॉल में बात कर रहे हो, या फिर हमने किन्हीं को ईमेल करा है, लेटर लिखा है या रिपोर्ट लिखा है, तो ये सारा वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। उसके बाद आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल मतलब कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स कन्वेइंग मैसेज थ्रू जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, टोन ऑफ अ वॉइस एंड अदर नॉन वर्बल क्यूज। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। वर्बल कम्युनिकेशन तो आपने समझा कि बोलकर हमने बताया या लिखकर बताया, फेस टू फेस बताया, फ़ोन पर बताया, वीडियो कॉल पर बताया, या फिर हमने ईमेल लिखा, लेटर लिखा, रिपोर्ट लिखा। नॉन वर्बल में क्या होगा, ना हमने बोला ना हमने लिखा, हमारे बॉडी लैंग्वेज से, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से और हमारे आई कांटेक्ट से या हमारे बोलने के टोन से, ये सारा कुछ नॉन वर्बल क्यूज़ में आता है। ठीक है, मान लीजिए कोई बच्चा बदमाशी कर रहा होता है और मम्मी उसे ऐसे आँख दिखाती है, आई कांटेक्ट, गुस्से से, समझ जाता है बच्चा कि हल्ला नहीं करना है, बदमाशी भी नहीं करना है, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। अब विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है। विजुअल कम्युनिकेशन जिसमें यूटिलाइजेज विजुअल एलिमेंट्स सच एज चार्ट्स, जिसमें हम लोग चार्ट्स यूज़ करेंगे, ग्राफ्स यूज़ करेंगे, डायग्राम्स यूज़ करके, मैप, फोटोग्राफ्स, वीडियोज़ यूज़ करके अपना मैसेज, अपना इन्फॉर्मेशन को कन्वे करना चाहेंगे, तो वो विजुअल कम्युनिकेशंस में आता है। विजुअल कम्युनिकेशन मतलब कैसे, अगर आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो या लेक्चर कहीं दे रहे हो या एजुकेशनल मटेरियल है जो कि आपके अंडरस्टैंडिंग को इन्हांस करे, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे, तो हम लोग उसको विजुअल कम्युनिकेशन में इंक्लूड करते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या हुआ, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, याद रखना है आप सभी को। और जैसे कि हम आपको ये लेक्चर बता रहे हैं, ठीक है, ये किस में आता है, आप लोग कमेंट करिएगा, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल या विजुअल कम्युनिकेशन। ये जो हमारा आज का लेक्चर है वो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में कौन सा टाइप है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। उसके बाद आता है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स कन्वेइंग मैसेजेस थ्रू रिटन वर्ड्स, सिम्बल्स एंड कैरेक्टर्स। इट इंक्लूड्स वेरियस फॉर्म्स सच एज ईमेल्स, मेमोज, letters, report, article, blogs,
एंड सोशल मीडिया पोस्ट। फिर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, उसके बाद ग्रुप कम्युनिकेशन जैसे कि सेमिनार्स, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, वो सब किस में आता है? ग्रुप कम्युनिकेशंस में आता है। तो ये था टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब आता है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या आता है कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन। टाइप तो हो गए इतने सारा, अब मोड्स आता है। मोड्स में आता है कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन। दिस मोड इन्वॉल्व्स डायरेक्ट इन पर्सन इंटरैक्शन बिटवीन कम्युनिकेटर्स। फेस टू फेस कम्युनिकेशन अलाउज फॉर अ रियल टाइम फीडबैक, immediate clarifications, and the exchange of non-verbal cues, making it one of the most effective modes for building and understanding। ठीक है, रिपोर्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग। तो आपको क्या करना है इसमें? फेस टू फेस कम्युनिकेशन क्या होता है? द मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, फिर आता है रिटन कम्युनिकेशन, जिसमें आप मतलब बाय कुछ लिख के आप कहीं पर कन्वे कर रहे हैं, तो ये रिटन कम्युनिकेशन। फिर आता है टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, जिसमें आप यूज़ करते हैं टेलीफोन्स। टेलीफोनिक कम्युनिकेशन इज़ वाइडली यूज फॉर कंडक्टिंग बिजनेस, रिजॉल्विंग इश्यूज एंड मेंटेनिंग पर्सनल कनेक्शंस ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो हम लोग क्या करेंगे? टेलीफोनिक कम्युनिकेशन वहाँ यूज़ होता है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन फैसिलिटेट्स क्विक एंड convenient exchange of information but may lack the personal touch of face-to-face interaction. Mass communication आता है। Mass communication involves the transmission of a message to a large heterogeneous audience through mass media channels such as television, radio, newspaper, magazine, and the internet. Mass communication plays a crucial role in shaping public opinion, disseminating information, and influences social norms and values, societal norms and values। तो ये था यूनिट 1। यूनिट 1 में थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्वेश्चन क्या आ सकते हैं इससे? 1 मार्क्स का आएगा। तो व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट आर द मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर ऐसा आ जाए तो आप मोड्स एंड टाइप्स के बाद एक एक लाइन भी लिख दीजिएगा। वैसे एक ही मार्क्स का क्वेश्चन आएगा अगर शॉर्ट में आए तो, लॉन्ग में आए तो आपको डिस्क्राइब करके लिखना है। तो चलिए देखते हैं यूनिट 2 को। यूनिट 2 को देखने से पहले आपको हम बता दें कि आप हमारे एप्लीकेशन धनबाद मैथ्स अकेडमी को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको BSc मैथ्स सेमेस्टर 2 का ऑनलाइन कोर्स पूरा प्रोवाइड किया जाएगा। कम्प्लीटली आप हमारे साथ जुड़कर अपने सेमेस्टर 2 के मेजर मैथ्स को कंप्लीट कर सकते हैं, जहां सिर्फ आपको मेजर मैथ्स ही नहीं बल्कि आपको जो जो पेपर पढ़ना है, AEC, MDC, BSc, SSC, सारे पेपर के गाइडेंस, प्रॉपर नोट्स मिलेंगे और मैथ्स के तो प्रॉपर लेक्चर्स, नोट्स सब कुछ प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए यूनिट 2 पर चलते हैं। तो यूनिट 2 में यूनिट 1 हमने कंप्लीट किया, जिसमें हमें थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ना था। यूनिट 2 में हमें क्या पढ़ना था? लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। तो लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या है? वर्बल एंड नॉन वर्बल। फिर क्या था? सोशल एंड बिजनेस। उसमें फिर बैरियर्स क्या हो सकते हैं, तो अगर बैरियर्स है तो स्ट्रैटेजीज क्या हो सकता है, फिर इंटरपर्सनल और फिर ग्रुप कम्युनिकेशन। ये सारा हम लोग यूनिट 2 में देखेंगे। तो चलिए यूनिट 2 को शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो वर्बल एंड नॉन वर्बल क्या होता है? लैंग्वेज कम्युनिकेशन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। लैंग्वेज कम्युनिकेशन को किस में डिवाइड किया है? वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। Both forms are essential components of a human interactions and play significant roles in conveying message, expressing emotions and building relationships। तो verbal communication क्या होता है? verbal communication वो होता है जिसमें हम लोग बोलकर या फिर लिख कर किसी को बताते हैं, और नॉन वर्बल क्या होता है? जिसमें ना बोलते हैं ना लिखते हैं, बस इशारा में बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन से या टोन ऑफ वॉइस से बताते हैं। जब हम लोग थ्योरी और टाइप्स और मोड्स पढ़ रहे थे कम्युनिकेशन का, तभी हमने देखा था कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन में जब हम लोग क्या करते हैं? यूज़ ऑफ स्पोकन और रिटन वर्ड्स टू कन्वे मैसेजेस। मतलब हम लोग या फिर बोल के या फिर लिख के बताएं तो वो हो जाएगा वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है?
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग बोलकर या फिर लिख कर नहीं बताते हैं. इट encompasses various forms of expression including body language, facial expression, gestures, eye contact and paralinguistic. पैरालिंग्विस्टिक का मतलब है पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स सच एज टोन ऑफ वॉइस, पीच, वॉल्यूम, इन सब को क्या कहते हैं? पैरालिंग्विस्टिक्स. जेस्चर्स में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स हैंड मूवमेंट, आर्म पोजिशंस एंड अदर बॉडीली एक्शंस टू कॉम्प्लीमेंट और रीइंफोर्स वर्बल मैसेजेस. यहाँ पर हम लोग लिख कर और बोल कर तो बता नहीं रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज से, फेशियल एक्सप्रेशन से, जेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट एंड पैरालिंग्विस्टिक, ये आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में. अब देखते हैं स्पोकन एंड रिटन पर्सनल. स्पोकन लैंग्वेज और रिटन लैंग्वेज में देखेंगे हम लोग कि क्या क्या है. Personal communication can occur through both spoken and written language, depending on the context and preferences of the individuals involved. Here is how spoken and written language are used in personal communication. अब हमारा personal communication है, तो हम spoken language और written language दोनों को देखेंगे. Spoken language में क्या आता है? फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है, या फिर फ़ोन कॉल्स होता है, फिर वीडियो कॉल्स हो सकता है. रिटन में क्या हो सकता है? लेटर एंड नोट्स हो सकता है, और क्या हो सकता है? ईमेल्स एंड टेक्स्ट मैसेजेस हो सकता है, सोशल मीडिया एंड मैसेजिंग ऐप्स हो सकता है जिसमें हम लोग मैसेज लिख कर बताएं. और स्पोकन में क्या हो सकता है? या फिर फेस टू फेस बता रहे हो, और अगर फेस टू फेस नहीं बता रहे होंगे तो कॉल पर बता रहे होंगे, फ़ोन कॉल्स या वीडियो कॉल्स पर. रिटन में क्या हो सकता है? लेटर लिख सकते हैं, कोई नोट लिख सकते हैं, या फिर हम लोग ईमेल और टेक्स्ट में बताएं, सोशल मीडिया या फिर मैसेजिंग ऐप में बात करें. अब सोशल एंड बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है? सोशल एंड बिजनेस कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्टाइल एंड कन्वेंशन टू देयर इररिस्पेक्टिव कॉन्टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्टिव. हियर इज द कंपैरिजन बिटवीन द लैंग्वेज यूज इन अ सोशल एंड बिजनेस कम्युनिकेशन. तो ये वाला जो सेकेंड यूनिट है ना हम लोग का, तो वो तो लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन पे है. इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जब हम लोग सोशल एंड बिजनेस देख रहे हैं तो उसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि हियर इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन लैंग्वेज यूज इन अ सोशल एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, क्योंकि सेकेंड यूनिट ही है हमारा कि लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन. तो सोशल एंड बिजनेस कम्युनिकेशन में हम लोग क्या क्या लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उसमें डिफरेंसेस देखते हैं, कंपेरिजन देखते हैं. तो ये है हो गया कि सोशल कम्युनिकेशन में क्या करते हैं. सोशल कम्युनिकेशन में हम लोग इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं. क्या होता है कि सोशल कम्युनिकेशन ऑफन एम्प्लॉयज इनफॉर्मल लैंग्वेज कैरेक्टराइज्ड बाय colloquial expressions, slang and casual vocabulary. Conversation among friends and family members are typically relaxed and spontaneous, allowing for a free flow of ideas and emotions. जब हम लोग, ये हो गया हमारा सोशल कम्युनिकेशन. सोशल कम्युनिकेशन में क्या होता है? जब हम लोग फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं, घर में फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हो, पापा मम्मी से या भाई बहन से, तो हम लोग उतना फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ नहीं करते हैं. हम लोग क्या करते हैं? इनफॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं, ऐसे आम बोलचाल का भाषा में. उतना दिमाग में नहीं ना आता है कि हाँ करेक्ट वर्ड यूज़ करेंगे, गलत बोल दिए तो क्या हुआ, सामने वाला पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा. तो छोटा से बात करे आ रहे हैं फैमिली मेम्बर सभी से, तो हम लोग इनफॉर्मल लैंग्वेज में ऐसे ही आम बोलचाल का भाषा में बोल देते हैं. पर्सनल टॉपिक्स होता है इसमें. सोशल कम्युनिकेशन रिवॉल्व्स अराउंड पर्सनल टॉपिक्स. क्या क्या पर्सनल टॉपिक्स? हॉबीज़ क्या है, इंटरेस्ट क्या है, एक्सप्रेशंस क्या है, रिलेशनशिप्स, इंडिविजुअल शेयर स्टोरीज़. मान लीजिए हम कहीं गए हैं, हम कहीं से घूम के आए हैं और फिर हम अपनी बहन को बता रहे हैं, तो हम उसको क्या बताएंगे? देश दुनिया का क्या क्या हमने देखा, क्या स्टोरी, घूमने गए थे क्या हुआ, फिर क्या क्या हम खाएं, फिर ऐसा स्टोरी कुछ ऐसा उसको बता रहे हो, तो ये हमारा पर्सनल टॉपिक है. फिर या कोई जोक अगर हो या एनेक्डोट्स टू कनेक्ट अ पर्सनल लेवल स्ट्रेंथन सोशल बॉन्ड्स. इमोशनल एक्सप्रेशंस. सोशल इंटरेक्शन इन्वॉल्व्स दी, अब फैमिली मेम्बर्स से या फिर फ्रेंड्स से बहुत क्लोज जो हमारे हो उनसे बात कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या होता है? हैप्पीनेस, सैडनेस, एक्साइटमेंट, सिंपैथी. हम लोग इमोशनल एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हैं. यहाँ इन्वॉल्व होता है इमोशनल एक्सप्रेशंस. और नॉन वर्बल क्यूज़ का मतलब होता है इशारा. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन सोशल इंटरैक्शन विथ individual relying on facial expression, body language and a tone of a voice to convey meaning and establish
रिपोर्ट। ठीक है। नॉन वर्बल क्यूज़ का मतलब होता है इशारा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन सोशल इंटरेक्शन विथ इंडिविजुअल्स relying on facial expression, body language and a tone of a voice to convey meaning and establish rapport. rapport का मतलब होता है सौहार्द, मैत्री संबंध बनाने में। अब ये तो था सोशल कम्युनिकेशन। तो सोशल कम्युनिकेशन में हम लोग इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ किए, पर्सनल टॉपिक्स पे बात हुआ, इमोशनल एक्सप्रेशंस आता है उसमें, और नॉन वर्बल क्यूज़ रहता है। लेकिन बिजनेस कम्युनिकेशन जो होगा वहाँ पर हम प्रॉपर फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करेंगे। हमारा टोन, ग्रामर, वोकेबुलरी, सिलेक्शन ऑफ वर्ड बहुत प्रिसाइज और क्लियर होगा। पर्सनल टॉपिक्स पे, बिजनेस कम्युनिकेशन पे तो बात नहीं करेंगे, हम लोग प्रोफेशनल टॉपिक्स पे बात करेंगे। क्योंकि ये कंपैरिजन था, इसीलिए हम लोग ऐसे कंपेयर कर रहे हैं कि सोशल कम्युनिकेशन में पर्सनल टॉपिक्स यूज़ नहीं करेंगे, पर्सनल टॉपिक्स पे बात होता है। बिजनेस कम्युनिकेशन में प्रोफेशनल टॉपिक्स पे बात होता है। इसमें जो टोन होता है इमोशनल नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, टू द पॉइंट बात होता है। उसके बाद रिटन डॉक्यूमेंटेशन होता है, फॉर्मल मीटिंग्स एंड प्रेजेंटेशंस होता है। अब क्या है कि बैरियर्स क्या है और स्ट्रैटेजीज क्या हो सकते हैं। तो लैंग्वेज बैरियर्स कैन हिंडर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स who speaks different languages or having varying levels of proficiency in shared languages. अब सामने वाला 2% या ग्रुप ऑफ पीपल का अगर लैंग्वेज ही डिफरेंट है तो मैसेज कन्वे करने में ये क्या होगा, एक हिंड्रेंस है, बैरियर है। लैंग्वेज बैरियर्स में क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला लैंग्वेज डिफरेंस हो सकता है। क्या हो सकता है कि इंडिविजुअल्स मे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस मेकिंग इट चैलेंजिंग टू कन्वे मैसेज एक्यूरेटली। अगर लैंग्वेज डिफरेंट है तो मैसेज एक्यूरेटली कन्वे करने में ये सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है लैंग्वेज बैरियर में, लैंग्वेज डिफरेंसेस पहला। दूसरा हो सकता है लिमिटेड प्रोफिशिएंसी, मतलब सम इंडिविजुअल्स मे हैव लिमिटेड प्रोफिशिएंसी इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज लीडिंग टू डिफिकल्टीज इन एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स और अंडरस्टैंडिंग अदर। अब अगर लिमिटेड प्रोफिशिएंसी है तो हम अपना बात तो दूसरे को समझा ही नहीं पाएंगे सही से और दूसरा का समझ भी नहीं पाएंगे। ठीक, फिर क्या है टेक्निकल जार्गन्स, उसके बाद फिर कल्चरल डिफरेंसेस, नॉइज़ एंड डिस्ट्रैक्शंस, बहुत सारा है हिंड्रेंस और बैरियर्स। सब अब इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल धनबाद मैथ्स एकेडमी से ले सकते हैं। स्ट्रैटेजीज टू ओवरकम लैंग्वेज बैरियर्स क्या हो सकता है। अब लैंग्वेज बैरियर है तो उसको ओवरकम करने के लिए हमारा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, हमें यूज़ प्लेन लैंग्वेज, हमें प्लेन लैंग्वेज यूज़ करना है। सिंपल बहुत क्लियर लैंग्वेज यूज़ करना है टू कन्वे मैसेज। उसमें हम लोग को जो है कॉम्प्लेक्स वोकेबुलरी को इंक्लूड नहीं करना है और इंफॉर्मेशन को ब्रेक करके स्मॉल में बताना है टू अंडरस्टैंडेबल चंक्स। Provide context, offer context and background information to help individual understand the message. Use example, analogies or visuals to illustrate key points. Encourage feedback को encourage करना है। Use interpretation service and providing training। ये क्या था, strategies to overcome language barrier। थोड़ा सा ये theoretical part है इसलिए समझने में थोड़ा दिक्कत आ रहा होगा। जैसे ही हम लोग राइटिंग सेक्शन में जाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। Be patient and respectful, create a supportive environment and seek common ground। उसके बाद आता है टॉपिक हमारा इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ मैसेज एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पीपल इन अ फेस टू फेस और अ वर्चुअल सेटिंग। इसमें क्या होता है, इसमें इंफॉर्मेशन को और मैसेज का एक्सचेंज जो होता है वो कैसे होता है, टू और मोर पीपल, फेस टू फेस या विजुअल।
It plays a crucial role in interpersonal relationship and social interactions and professional environment. Here is how interpersonal communication operates and some key aspects of its language. Characteristics of interpersonal communication है two-way process, personalized interaction, feedback, clarification, non-verbal क्यूज़ का मतलब अभी हमने बताया कि क्यूज़ का मतलब होता है इशारा. लैंग्वेज ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? एक्सप्रेसिव लैंग्वेज होता है. लैंग्वेज एक्सप्रेसिव होना चाहिए और एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए. एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन एंड असर्टिव कम्युनिकेशन, ये कुछ लैंग्वेज हो सकते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के. अडेप्टेबिलिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट रिवॉल्यूशन स्किल्स. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है. अच्छा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, थॉट्स, फीलिंग बिटवीन टू और मोर पीपल. हियर इज़ अ डीपर डाइव इनटू लैंग्वेज ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा आप लोग. और लैंग्वेज ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या हो सकता है. फिर आता है ग्रुप कम्युनिकेशन. तो अच्छा, ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है? ग्रुप कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स इंटरैक्शन अमंग 3 or more individuals who share common purpose, goal और इंटरेस्ट. मतलब 3 या 3 से ज़्यादा लोग अगर बात कर रहे हो एक ही कॉमन पर्पस से, एक ही इंटरेस्ट पर या एक ही गोल हो, तो वो ग्रुप कम्युनिकेशन के अंदर आता है. इट encompasses various verbal and non-verbal elements aimed at facilitating effective communication within a group setting. Here is an overview of the language of a group communication. Characteristics of a group communication क्या होता है? Collaborative environment होता है इसमें. Collaborating environment कैसे होता है? Group communication foster collaboration and cooperation among members to achieve common objective. अब जो 3 या 3 से ज़्यादा लोग हैं एक ग्रुप में, बहुत सारे लोग हैं, उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव है, तो वो लोग मिलकर काम करेंगे. शेयर जो उनका आइडियाज़ है, इंफॉर्मेशंस है, या जो पर्सपेक्टिव होगा उस डिसीज़न पे, साथ मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, एक कॉमन टास्क करेंगे. तो इसमें क्या होगा? कोलैबोरेटिंग एनवायरनमेंट होगा. शेयर्ड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. अब क्योंकि ग्रुप कम्युनिकेशन है, उसमें गोल्स को और जो ऑब्जेक्टिव होगा उसको शेयर करेंगे, टीम वर्क होगा. तो ये जो ग्रुप कम्युनिकेशन है ना, वो टीम वर्क को फॉस्टर करता है. डाइवर्सिटी ऑफ पर्सपेक्टिव होगा. देखिए, एक ग्रुप में बहुत सारे इंडिविजुअल्स होंगे, तो उन इंडिविजुअल्स का अलग अलग पर्सपेक्टिव होगा. सभी पर्सपेक्टिव को जानने के बाद किसी एक पर जो विचार किया जाएगा, क्योंकि ग्रुप है, तो ग्रुप ऑफन कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल विद अ डाइवर्स बैकग्राउंड, एक्सपीरियंसेस एंड व्यू पॉइंट. सबका अलग अलग होगा व्यू पॉइंट, एक्सपीरियंसेस और बैकग्राउंड. तो ग्रुप कम्युनिकेशन एनकरेजेस द एक्सप्रेशन ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव एंड एनकरेजेस ओपन माइंडनेस, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस. अब इंटरडिपेंडेंस देखिए. ग्रुप मेंबर्स आर इंटरडिपेंडेंट, मीनिंग देयर एक्शंस एंड कंट्रीब्यूशन इम्पैक्ट द ओवरऑल सक्सेस ऑफ द ग्रुप. वो लोग एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन वो जो डिसीज़न का इम्पैक्ट होता है, जो कंट्रीब्यूशन होता है, वो ओवरऑल जो सक्सेस ऑफ द ग्रुप, मतलब वो पूरा ग्रुप का सक्सेस पर डिपेंड करता है. इफेक्टिव ग्रुप कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग ईच मेंबर सर्टेन स्किल्स. मतलब हर एक मेंबर का जो स्ट्रेंथ हो, स्किल हो, सबको यूज़ करके पूरा ग्रुप का सक्सेस होता है. क्या होता है? इंटर डिपेंडेंसी होता है उसमें. तो लैंग्वेज ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है? एक्टिव पार्टिसिपेशन. अब एक ग्रुप है तो उसका हर एक इंडिविजुअल को एक्टिव पार्टिसिपेशन देना है, सबको अपना ओपिनियन, अपना जो उनका पर्सपेक्टिव है, सब कुछ बताना है. कोलैबोरेटिंग लैंग्वेज होगा, क्योंकि सब लोग अलग अलग बात बताएंगे, तो क्या होगा वहाँ पर? टीम वर्क होगा. कोलैबोरेटिंग लैंग्वेज का यूज़ होगा कैसे? कि वी, क्या क्या वर्ड यूज़ होगा? वी, आवर टीम, लेट्स वर्क टुगेदर, इस टाइप के वर्ड्स यूज़ होंगे. कोलैबोरेटिंग लैंग्वेज है ना ये सब. मैं, अपना, हम, ऐसा तो हम हैं, मैं, मुझे, ऐसा नहीं है. फैसिलिटेटिंग स्किल्स होगा, डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस होगा, एंड कॉन्फ्लिक्ट रिवॉल्यूशन स्ट्रैटेजीज, फीडबैक एंड इवोल्यूशन. ये लैंग्वेज ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन होगा. अब हम लोग यूनिट 3 पे बात करेंगे. तो ये है हमारा यूनिट 3. यूनिट 3 में हमें क्या पढ़ना है? स्पीकिंग स्किल्स, जिसमें हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ मोनोलॉग, व्हाट इज़ डायलॉग.
ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इस यूनिट का। फिर हम लोग देखेंगे कि ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, फिर इंटरव्यू क्या होता है, पब्लिक स्पीच क्या होता है, या फिर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन और मिसकम्युनिकेशंस क्या होते हैं। शुरुआत करते हैं कि व्हाट इज़ मोनोलॉग। इस यूनिट का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज़ मोनोलॉग, मोनोलॉग क्या है। तो अ मोनोलॉग ऑफन स्पेल्ड एज अ मोनोलॉग, MONOLOG, बहुत जगह ऐसे लिखा जाता है, या फिर बहुत जगह कैसे लिखा जाता है, ऐसे, मोनोलॉग। मोनोलॉग क्या होता है? मोनोलॉग इज अ स्पीच और अ परफॉर्मेंस गिवन बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। जब कोई सिंगल व्यक्ति, मतलब सिर्फ एक व्यक्ति कुछ बोल रहा हो तो उसे हम बोलेंगे मोनोलॉग। जैसे कि क्या हो सकता है, या फिर वो व्यक्ति अपना सीरीज ऑफ आइडिया बता रहा हो, या फिर कोई स्टोरी बता रहा हो। मोनोलॉग का एग्जाम्पल हम आपको ऐसे समझा सकते हैं कि जैसे कोई स्कूल में या कॉलेज में कोई फंक्शन होता है तो उसमें जो पहला वाला स्पीच होता है, वेलकम स्पीच कोई दे रहा है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट या कोई टीचर कोई स्पीच दे रहे हो, वेलकम स्पीच हो सकता है या फिर एनकरेजिंग स्पीच हो सकता है टीचर के द्वारा। तो वो जो स्पीच होता है एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है और कोई एक इंडिविजुअल देते हैं, तो उसको हम लोग मोनोलॉग के अंदर इंक्लूड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है मोनोलॉग के? सिंगल स्पीकर होता है, जो स्पीच दे रहा होता है वो एक सिंगल स्पीकर होता है। फिर एक्सटेंडेड ड्यूरेशन, लॉन्ग आवर्स के लिए देते हैं, आवर्स नहीं, ड्यूरेशन ज़्यादा होता है उसका। इंटेंटेड ऑडियंस रहते हैं और पर्पसफुल कम्युनिकेशन होता है इसमें, मोनोलॉग में। अब डायलॉग क्या होता है? मोनोलॉग में तो सिंगल पर्सन बोलता है, बाकी सब सुनता है, एक बोलेंगे बाकी सब सुनेंगे। वो स्पीच हो सकता है या कोई स्टोरी बताना हो सकता है या अपना कोई हम आइडिया बता रहे हैं वो हो सकता है। मोनोलॉग ध्यान रखेंगे कि एक स्पीच है और परफॉर्मेंस है गिवन बाय सिंगल इंडिविजुअल। अब आते हैं व्हाट इज़ डायलॉग। व्हाट इज़ डायलॉग? डायलॉग इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू और अ मोर पीपल। डायलॉग क्या है? कन्वर्सेशन बिटवीन टू और अ मोर पीपल, टिपिकली पोर्ट्रेट इन अ लिटरेचर। मान लीजिए कोई हम लोग ड्रामा पढ़ रहे हो जहाँ पर दो या दो से अधिक पीपल का कन्वर्सेशन दिया हो, उसको हम लोग डायलॉग में लेंगे। या फिर जो फिल्म आता है ना टेलीविज़न पर, सब तो देखे ही होंगे, तो वो सब आता है डायलॉग के अंदर। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? मल्टीपल स्पीकर्स होते हैं, टर्न टेकिंग होता है, एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन होता है, क्योंकि उसमें ऐसा तो नहीं है कि एक बोल रहा है अपना आइडिया के बारे में, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज किया जाता है, इंटर एक्टिविटी होता है और पर्पसफुल कम्युनिकेशन होता है। जब हम मोनोलॉग डायलॉग पढ़ लिए, मोनोलॉग क्या होता है? स्पीच बाय सिंगल पर्सन। डायलॉग क्या होता है? कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। और अब आता है जब हम मोनोलॉग डायलॉग पढ़ लेते हैं तब हमें पढ़ना रहता है कि व्हाट इज़ ग्रुप डिस्कशन। देखिए ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? अ ग्रुप डिस्कशन मतलब GD is a structured communication activity in which a group of individuals discuss a topic or issue with the main aim of sharing perspective, exchanging ideas and reaching a collective understanding or a decision. Group discussion GD। अक्सर हम लोग बैंकिंग के एग्ज़ाम में सुनते हैं ना कि उसका रिटन हो गया है, उसका प्री का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, रिटन क्लियर हो गया है, मेंस भी क्लियर हो गया है, अब GD बचा हुआ है। GD में क्या होता है? ग्रुप डिस्कशन है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को एक टॉपिक दे दिया जाता है, आप उस पर डिस्कस करिए, बाकी आपकी एफिशिएंसी को वहाँ पर बैठे टीचर्स जज करेंगे। या कोई मीटिंग हो, कोई पर्सनल मीटिंग हो या कोई कम्युनिटी फोरम हो, तो उसमें क्या होता है? ग्रुप डिस्कशन होता है, मतलब अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बैठ के बात करते हैं। उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? पार्टिसिपेंट्स होते हैं उसमें बहुत सारे, मॉडरेटर, फैसिलिटेटर, एक टॉपिक होता है जिस पे सब चर्चा करते हैं। स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, सभी एक्टिव होकर उस एक टॉपिक पर चर्चा करते हैं, तो वो होता है ग्रुप डिस्कशन। गोल ओरिएंटेड होता है ग्रुप डिस्कशन, ध्यान देंगे, एंड फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन होता है ग्रुप डिस्कशन में। अब जब हम मोनोलॉग, डायलॉग, ग्रुप डिस्कशन पढ़ लिए, तब हम लोग को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या पढ़ना है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है और मिस कम्युनिकेशन क्या होता है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़, थॉट्स और फीलिंग्स इन अ क्लियर, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है या फिर कोई आइडिया है या मेरा कोई विचार है, उसको हम बहुत ही क्लियरली, एक्यूरेटली और समझने लायक तरीके से किसी को समझा पाएँ और सामने वाला समझ जाए,
तो ये कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव हुआ हमारा, जिसमेम क्या होता है की कैरेक्टर्स, क्लैरिटी होना चाहिए। बहुत ऐसा नहीं कि टफ वोकेबुलरी उठा के डाल दिए, बहुत टफ लैंग्वेज में बोल रहे हैं, वर्ड का जो हम सिलेक्शन कर रहे हैं बहुत टफ है, सामने वाला समझ नहीं पा रहा है। तो कम्युनिकेशन, जब हम जो चीज़ कन्वे करना चाह रहे हैं, जो चीज़ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, अगर वो कम्युनिकेट हुआ ही नहीं, बात गया ही नहीं, सामने वाला समझ पाया ही नहीं, तो वो हमारा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होगा, वो तो मिस कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या क्या होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, रेलेवेंस, इंगेजमेंट, एम्पैथी एंड फीडबैक। ऑन द अदर हैंड मिसकम्युनिकेशन कैन अकर ड्यू टू वेरियस फैक्टर। अब मिसकम्युनिकेशन क्यों हो जाता है, ड्यू टू एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का मतलब होता है लैक ऑफ क्लैरिटी और प्रिसाइज इन द मैसेज, रिजल्टिंग इन मल्टीपल इंटरप्रिटेशन और कन्फ्यूजन्स अबाउट द इंटेंडेड मीनिंग। मतलब क्लैरिटी और प्रिसाइज नहीं होता है मैसेज, बहुत ज़्यादा हम लोग उसमें टफ वर्ड का यूज़ कर लेते हैं, या फिर मिस कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, हम बात कन्वे करना चाह रहे हैं लेकिन एक्सटर्नल और इंटरनल नॉइज़ इतना ज़्यादा है कि जो सामने वाला है, जो रिसीवर है, उसको मैसेज कन्वे नहीं हो पा रहा है। मिस मैच एक्सपेक्टेशंस, अब सामने वाला का एक्सपेक्टेशंस कुछ और है और जो सेंडर है उसका एक्सपेक्टेशंस कुछ और है, तो सेंडर और रिसीवर के एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं हो रहे होंगे, तब फिर मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा। पुअर लिसनिंग, अब रिसीवर अच्छा लिसनर नहीं है, सेंडर मैसेज को कन्वे कर रहा है, वो सुन नहीं रहा है सामने वाला, तो भी मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा। लैंग्वेज बैरियर, अगर लैंग्वेज डिफरेंस से समझ नहीं पा रहे हैं तो ये मिसकम्युनिकेशन में आएगा। नॉन वर्बल क्यूज़, ये भी आएगा। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट, इंटरव्यू। व्हाट इज़ इंटरव्यू? इंटरव्यू का नाम तो आप सब ने सुना होगा। इंटरव्यू क्या होता है? एन इंटरव्यू इज़ अ फॉर्मल मीटिंग, ये एक फॉर्मल मीटिंग है जिसमें कन्वर्सेशन होता है टू और मोर पीपल, टिपिकली कंडक्टेड फॉर अ पर्पस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन, assessing qualification, evaluating suitability or making decision. Interviews are commonly used in various contexts including job recruitment. आपने जॉब रिक्रूटमेंट में तो अक्सर ही सुना होगा कि जॉब के लिए इंटरव्यू हो रहा है, या फिर जर्नलिज्म, या फिर रिसर्च, या एडमिशन, स्कूल में एडमिशन्स के लिए भी आजकल कहीं कहीं पर इंटरव्यूज़ होते हैं, और इंफॉर्मेशन गैदरिंग। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इंटरव्यू में पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेंट होते हैं। मान लेते हैं कि हम यूपीएससी का इंटरव्यू को इसमें एज ए एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, किसी एक पर्पस के लिए वो इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है। और क्या होता है, फॉर्मेट। इंटरव्यूज़ कैन टेक डिफरेंट फॉर्मेट्स इंक्लूडिंग वन ऑन वन इंटरव्यूअर्स, पैनल इंटरव्यूअर्स, मान लीजिए एक वन ऑन वन इंटरव्यूअर्स होंगे, या फिर पैनल होगा जिसमें बहुत सारे इंटरव्यूअर्स होंगे, या ग्रुप ऑफ इंटरव्यूअर्स होगा जिसमें मल्टीपल इंटरव्यूअर्स होंगे। तो वो सब का एक फॉर्मेट होता है, लोकेशन होगा, ड्यूरेशन होगा कि इतना से इतना तक कंडक्ट करवाया जाएगा, 30 मिनट्स टू एन आवर। जॉब इंटरव्यूज़ टिपिकली लास्ट बिटवीन 30 मिनट्स टू एन आवर। फिर प्रिपरेशन, असेसमेंट एंड डिसीजंस, ज़्यादा ये सब पढ़कर इन सब को हम डिस्कस करेंगे तो लेंदी हो जाएगा वीडियो आपके लिए, और फिर समझने में भी दिक्कत होगा। व्हाट इज़ पब्लिक स्पीच? अब पब्लिक स्पीच क्या होता है? पब्लिक स्पीच ऑल्सो नोन एज पब्लिक एड्रेस और ओरेशन इन अ फॉर्मल प्रेजेंटेशन और discourse delivered by speaker to an audience in a public setting. Public speeches are intended to inform, persuade, inspire, entertain or motivate listeners to a particular topic or a school. अच्छा, पब्लिक स्पीचेस कहाँ कहाँ होता है? किसी इवेंट में होता है, सच एज कॉन्फ्रेंस में होता है, सेमिनार्स अगर हो रहा है तो, या फिर लेक्चर्स हो रहा है। लेक्चर्स में क्या होता है कि टीचर बोल रहे होते हैं, ग्रुप ऑफ अ पीपल, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बैठ के सुन रहे होते हैं। रैलीज़ में होता है, रैलीज तो सबने देखा होगा ना। फिर सेरेमनीज़ में होता है, या पॉलिटिकल गैदरिंग में होता है, जैसे कि अभी अगर इलेक्शन है तो कोई नेता आया, फिर नेता आएंगे, फिर वहाँ पर पॉलिटिकल लीडर्स जो होंगे अपना स्पीच देंगे, बहुत सारे लोग बैठकर सुनेंगे क्या क्या होने वाला है, क्या क्या
फैसिलिटीज़ मिलने वाले हैं, ये सारा कुछ बताते हैं, सब लोग सुनते हैं। उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है पब्लिक स्पीचेस में? स्पीकर होता है, एक स्पीकर होता है ना, वही तो स्पीच देंगे और बाकी लोग सुनेंगे। ऑडियंस होता है, सबसे मेन तो यही है ना, स्पीकर ऑडियंस, स्पीकर बोलेंगे ऑडियंस सुनेंगे। पर्पस क्या है? कंटेंट क्या होगा? एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होगा और डिलीवरी जो होगा वर्बल नॉन वर्बल तरीके से होगा। फिर आता है इम्पैक्ट, कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। द स्पीच में प्रोवोक थॉट, इवोक इमोशंस, स्पार्क डिस्कशंस और मोटिवेट्स लिसनर टू टेक एक्शंस और चेंज देयर बिहेवियर। तो ये था स्पीकिंग स्किल्स यूनिट 3। यूनिट 4 है हमारा। यूनिट 4 में हमें पढ़ना है रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। क्या है ये? रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग हमारा यूनिट 4, जिसमें रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग का सब टॉपिक्स क्या है बता दें आपको। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज रीडिंग, समरी, पैराफ्रेजिंग और फिर ट्रांसलेशन। चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के इसका आंसर बताएंगे तो बहुत लेंथी वीडियो बन जाएगा। आपको क्या करना है, आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज को अच्छे से पहले रीड करेंगे, फिर रीड करने के बाद आप क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन में आपको लीडिंग वर्ड मिलेगा जो अपने पैसेज में पढ़ रखा होगा, वहाँ से मैच करना है और आंसर लिखना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर है, आप वहाँ जाकर इसे अच्छा से डिटेल में पढ़ सकते हैं। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो एक ऐसा टॉपिक है जो कि हम क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते आए हैं। तो इसको एक जहाँ पर क्या होता है, एक पैसेज गिवन होता है या फिर वो पोएम भी हो सकता है और वहाँ से हमें क्या करना है और कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, उसे पढ़कर आंसर देना रहता है। तो देखिए यहाँ पर टोटल 1, 2, 3 और फिर 4 पैसेज प्रोवाइडेड है जिसका विद आंसर है। आप इसे एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर आपको प्रैक्टिस के लिए भी पैसेज दिया गया है। इस पीडीएफ को बार बार बोल रहे हैं हम कि इस पीडीएफ को आप धनबाद मैथ्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ आपको प्रोवाइड किया गया है और फिर आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए प्रैक्टिस के लिए भी आपको पैसेज 1, पैसेज 2, पैसेज 3 इतना काफ़ी है टू स्कोर अ गुड मार्क्स इन योर एग्ज़ाम। अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कोई पैसेज आए तो फिर समरी पैराफ्रेजिंग क्या होता है? समरी पैराफ्रेजिंग इज़ अ टेक्निक, ये एक टेक्निक है यूज टू कंडेंस एंड रीस्टेट द मेन आइडियाज़ और पॉइंट्स ऑफ द टेक्स्ट इन अ कॉन्साइज एंड क्लियर मैनर वाइल रिटेनिंग और ओरिजिनल मीनिंग। ठीक है, आप किसी पैसेज को या फिर किसी आइडिया को पढ़ रहे हैं और फिर उसके सबमेरी को पैराफ्रेज कर रहे हैं, पूरा नहीं डिटेल में, बस इतना कि उसको पढ़ने के बाद आपको पता चल जाए कि उस पैसेज में क्या था। क्या होना चाहिए? कॉन्साइजनेस होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए और ओरिजिनलिटी होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। एक पैसेज दिया है, ठीक है, इस पैसेज को आपको पहले पढ़ना है, फिर आपको क्या करना है, एक सबमेरी लिखना है। राइट अ सबमेरी ऑन द अबव पैसेज। हम पूरा पैसेज को पढ़े और जितना हमको समझ आया उसको हम अपने ओन वर्ड में यहाँ पर लिख लिए। तो ये क्या होता है? सबमेरी पैराफ्रेजिंग। पूरा पैसेज का सबमेरी हम तैयार कर दिए, मतलब जो हमें समझ में आया है उसको हमने समराइज़ करके यहाँ पर लिख लिया। पूरा का पूरा पैसेज नहीं लिखना है, जितना आपने समझा। जैसे कि पूरा पैसेज पढ़ने के बाद जब आप इस समरी को पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि पूरा पैसेज में क्या था, तुरंत आपको पता चल जाएगा। पैसेज 2 भी दिया है जिसका समरी जो है वो भी बना हुआ है। आप इसको पढ़कर, इस समरी को पढ़कर एक बार समझ लीजिएगा और बिलो यू विल गेट सम पैसेज, रीड इट एंड मेक समरी ऑफ इट। दिस विल बूस्ट योर प्रैक्टिस। यहाँ पर कुछ समरी आपके प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। आपको क्या करना है, इसको पहले पढ़ लेना है और इसका समरी लिखना है। और हाँ, लिखने के बाद सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स अपने ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर करेंगे वहाँ पर, अगर और जो डाउट भी रहेगा वो भी आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, और देखिए बहुत सारे पैसेज दिए गए हैं। इसके बाद आता है ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश और फिर इंग्लिश टू हिंदी, दोनों ही ट्रांसलेशन है।
हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, ठीक है। टिप्स टू डू एररलेस ट्रांसलेशन क्या होता है? सबसे पहले तो आपको जो दिया हुआ है हिंदी में, मान लीजिए एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसको आपको सबसे पहले समझना है अच्छे से। अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग क्लियरली, आप खुद पहले समझ जाइए। फिर मेंटेन एक्यूरेसी एंड क्लैरिटी इन ट्रांसलेशन। उसके बाद आपको अडेप्ट टू इंग्लिश लैंग्वेज कन्वेंशन एंड रिव्यू एंड रिवाइज फॉर एरर्स एंड इम्प्रूवमेंट। जैसे कि एग्जाम्पल में है कि मेरे दोस्त ने स्कूल में अपनी पसंदीदा कहानी सुनाई और सभी को हंसी आई। सब्जेक्ट क्या है? मेरे दोस्त, मतलब माई फ्रेंड टोल्ड हिज फेवरेट स्टोरी इन अ स्कूल एंड एवरीवन लाफ्ड। कितना इजी वे में इसको ट्रांसलेट किया गया है। आप ये सारे एग्जाम्पल और फिर इस प्रैक्टिस को, अच्छा एग्जाम्पल में तो पहले से सॉल्व है, लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखिए। टोटल 10 है, 10 के आंसर भी यहाँ प्रोवाइडेड है। बिना देखे आप पहले इसको ट्रांसलेट कीजिए, फिर आंसर से मैच कीजिए और इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। फिर आता है रिपोर्ट राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपने ज़रूर वहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग देखा होगा। कैसा होता है रिपोर्ट राइटिंग? होता क्या है, सबसे पहले उसका डेफिनेशन से समझते हैं, फिर उसका फॉर्मेट भी देखेंगे कि कैसा होता है। रिपोर्ट राइटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग स्ट्रक्चर्स, इंफॉर्मेशन, फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। ये जो रिपोर्ट राइटिंग का वीडियो, पर्टिकुलर एक वीडियो में मैंने रिपोर्ट राइटिंग को अच्छे से डिस्कस किया, वहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पर बस हम ओवरव्यू देंगे कि अगर क्या होता है रिपोर्ट में, क्या होता है कि किसी डेटा को, कोई रिसर्च को या कोई घटित घटना के बारे में लिखकर या बोलकर बताना है। रिपोर्ट राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर है यहाँ पर, तो हम लिखकर बताएंगे। और रिपोर्ट क्या होता है, जो हम न्यूज़पेपर में, जो हम न्यूज़ में सुनते हैं कि क्या होता है, एक रिपोर्टर कोई घटित घटना के बारे में हमें जानकारी दे रहा होता है, तो उसको हम लोग रिपोर्ट कहते हैं। फॉर्मेट क्या होता है? टिप्स टू राइट अट्रैक्टिव रिपोर्ट राइटिंग, आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा और एग्जाम्पल से बताते हैं। देखिए, सबसे पहले रिपोर्ट राइटिंग में सबसे मेन होता है हेडिंग। आपको इफ़ेक्टिव एंड अट्रैक्टिव हेडिंग चूज़ करना है ताकि जो व्यूअर्स है, जो रीडर्स है, उसका अटेंशन ग्रैब कर पाएँ। फिर आपका नेम और डेजिग्नेशन, और फिर क्या रिपोर्ट है, क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन वहाँ पर विक्टिम्स थे, और फिर आसपास के लोगों से बात किए तो क्या पता चला, वो सारा रिपोर्ट के बॉडी में आएगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, देखिए क्या है कि रानी खेत डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड ऑन द ओकेजन ऑफ बसंत पंचमी सेलिब्रेशन हैड ऑर्गेनाइज 3-day कल्चरल फेस्टिवल। यू आर भूपेंद्र और प्रियंका बिस्ट। योर न्यूज़पेपर हैड deputed you to cover the inaugural event in this festival. As a newspaper reporter, use the given cues along with your own ideas to write a report about the same in 120 to 150 words. देखिए, रिपोर्ट राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 15 मार्क्स में एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। देखिए, क्यूज़ प्रोवाइडेड है, क्या था, बिग क्राउड था, कलरफुल डेकोरेशंस था, इनाग्रेशंस था, फोक डांस हुआ और स्पीचेस हुआ। अब आपको रिपोर्ट लिखना है। सबसे पहले एकदम अट्रैक्टिव सा हेडिंग, क्या है ये हुआ हमारा हेडिंग, बहुत अट्रैक्टिव सा, जिसमें 3-day कल्चरल फेस्ट टू मार्क बसंत पंचमी। कॉरेस्पॉन्डेंस कौन है, भूपेंद्र या फिर प्रियंका बिस्ट। अब आपको क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, चीफ गेस्ट कौन कौन थे, कितने बजे से कितने बजे तक हुआ, कैसा डेकोरेशंस था, क्या क्या उसमें परफॉर्मेंस हुए, कौन कौन ने स्पीच दिया, वो सब कुछ इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। अब देखिए, प्रैक्टिस के लिए आपको इन 2 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। आप प्रैक्टिस करके सेमेस्टर 1 के ग्रुप में BBMKU के स्टूडेंट्स सेंड करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। नोट मेकिंग में क्या है, देखिए रिपोर्ट राइटिंग के बाद आता है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग कब करते हैं हम, जब हम एक पैसेज पढ़ते हैं उसका हमें नोट मेकिंग करना होता है। तो नोट मेकिंग का फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले होता है हेडिंग, फिर होता है सब हेडिंग, फिर होता है सब हेडिंग, ठीक है। वैसे करके पूरे पैसेज को हम लोग एक नोट तैयार करेंगे। नोट
मेकिंग, नोट में क्या होता है कि अगर हमने एक पैसेज पढ़ा, एक स्टोरी पढ़ा या किसी के आइडिया या कोई जर्नल पढ़ा हमने, तो उसके बाद क्या होता है कि हम लोग नोट तैयार करेंगे कि कुछ ऐसे पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे कि पूरा का पूरा स्टोरी वापस से पढ़ना ना पड़े, उस नोट को पढ़ने के बाद हमारा काम हो जाए। देखिए, फिर एब्रीविएशन हम लोग लिखेंगे, कुछ कुछ टफ वर्ड का एब्रीविएशन, जैसे कि मान लीजिए कि इम्पॉर्टेंट का एब्रीविएशन लिखना है तो IMP, बस यही लिखेंगे। एटसेट्रा का एब्रीविएशन ETC, ये सब एब्रीविएशन यूज़ करेंगे। नोट मेकिंग का भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, वहाँ से डिटेल्ड में आप देख सकते हैं। क्योंकि ये एक रिवीजन वीडियो है तो यह लेंदी ना हो जाए, इसीलिए हम सीधा नोट मेकिंग का फॉर्मेट बता रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, इस पैसेज को पढ़ने के बाद एग्जाम्पल में नोट मेकिंग भी बता रहे हैं कि नोट मेकिंग कैसे करते हैं। पूरा पैसेज पढ़ेंगे। पहला पैराग्राफ में हमने करेक्ट पोस्चर के बारे में पढ़ा, फिर उसके सब टॉपिक्स। करेक्ट पोस्चर्स में क्या क्या था, वो मेंटेनिंग रिस्ट फ्लेक्सिबिलिटी, उसके बाद प्रिवेंटिंग आई स्ट्रेन। ये पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इस पैसेज में क्या था और हम क्या क्या पढ़ के इसको नोट बनाए हैं। पहले पैसेज को पढ़ना रहता है, फिर नोट बनाना रहता है। उसमें हम लोग एब्रीविएशन क्या यूज़ करें, करेक्टली के लिए हम ये एब्रीविएशन यूज़ करें, एक्सरसाइज के लिए हम ये यूज़ करें, एब्डोमिनल के लिए ये, रेगुलरली के लिए ये, और लाइटनिंग के लिए ये। फिर सेकेंड है, थर्ड है, जिसका आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, ज़रूर नोट बनाकर प्रैक्टिस कर ले। फिर आता है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा, लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में क्या होता है, देखिए, लेटर राइटिंग इज़ द एक्ट ऑफ composing a writing message to communicate some with someone else. लेटर, सेवरल टाइप्स ऑफ लेटर होता है, बहुत सारा लेटर होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल। देखते हैं कौन कौन सा होता है। फॉर्मल लेटर होता है, जिसमें फॉर्मल लेटर में क्या क्या कौन कौन सा लेटर आता है, जॉब एप्लीकेशन लेटर्स, कवर लेटर्स, लेटर ऑफ कंप्लेन, लेटर ऑफ रेजिग्नेशन। उसके बाद इनफॉर्मल लेटर्स, जो कि थैंक यू नोट जो हम अपने फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स को लिखे, वो आता है इनफॉर्मल लेटर्स के अंदर। फिर आता है लेटर ऑफ कंप्लेंट। लेटर ऑफ कंप्लेंट में क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने एक वॉशिंग मशीन ख़रीदा और थोड़े दिन बाद वो चलना बंद हो गया, तो आप लेटर ऑफ कंप्लेंट लिखेंगे उस शॉप में। कि क्यों लिखेंगे, ताकि वो आपका वॉशिंग मशीन या तो ठीक करवाया जाए या फिर उसे एक्सचेंज कर दिया जाए। लेटर ऑफ इंक्वायरी, लेटर ऑफ इंक्वायरी हम कहाँ लिखते हैं, जहाँ हमें कुछ इंक्वायरी करना रहता है, जैसे कि कहीं स्कूल में एडमिशन के लिए, कहीं पर जॉब के लिए, वहाँ पर हम लोग लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखते हैं। फिर आता है कवर लेटर। कवर लेटर्स में क्या होता है, रिज्यूम होता है, जॉब एप्लीकेशंस होता है। चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। योर एड्रेस विथ पिन कोड, फिर डेट, फिर सैल्यूटेशन। इनफॉर्मल लेटर है, मतलब फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स को लिखना है। फिर लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग एंड योर नेम लिख के इस लेटर को कंप्लीट कर देना रहता है। ये क्या है, इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है। फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट देखिए, सबसे पहले आपको नेम ऑफ द सेंडर लिखना है, फिर एड्रेस लिखना है, डेट लिखना है। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले सेंडर एड्रेस, फिर आता है डेट, फिर किनको लिख रहा है, रिसीवर एड्रेस। उसके बाद फिर सैल्यूटेशन आता है, फिर बॉडी ऑफ द लेटर आता है, फिर यहाँ पर आता है योर सिंसियरली नेम एंड सिग्नेचर। ये हुआ फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट हुआ ये, ठीक है। फॉर्मेट सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर फॉर्मेट आपको पता है तो टॉपिक कोई भी आए आप, क्योंकि आप तो अभी इंग्लिश कम्युनिकेशन पढ़ के आए ना, तो आप तो अच्छे से लेटर लिख पाएंगे। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। राइट अ लेटर टू द पब्लिशर ऑर्डरिंग बुक फॉर योर स्टोर, मतलब हमें बुक ऑर्डर करना है, ये ऑर्डर प्लेसिंग लेटर के अंतर्गत आता है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इसमें हम लोग को सबसे पहले जो सेंडर्स एड्रेस है वो लिखना है। सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखेंगे, अभिषेक शर्मा बुक सेंटर, ठीक है। उसके बाद फिर डेट लिखेंगे, फिर जो रिसीवर है उनका नाम लिखेंगे, फिर रिसीवर एड्रेस लिखेंगे। देखिए फॉर्मेट क्या था, सबसे पहले सेंडर एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस।
तो वो लिखेंगे। उसके बाद सैल्यूटेशन, फिर लेटर का जो बॉडी है, उसके बाद फिर हम लोग क्या क्या ऑर्डर प्लेस करना है वो सब, और फिर लास्ट में योर सिंसियरली नेम, जो सेंडर्स नेम था वो लिख देंगे। अब इनफॉर्मल लेटर का सैम्पल देखिए, नेम ऑफ द सेंडर, एड्रेस, डेट, फिर नेम ऑफ द रिसीवर, उसके बाद फिर थैंकिंग यू, पहले यहाँ पर बॉडी होगा मेन बॉडी लेटर का, फिर योर्स ट्रूली, नेम एंड सिग्नेचर। तो ये था फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। तो यहाँ पर हमने टोटल 5 यूनिट्स को डिस्कस किया है। AEC 1 इंग्लिश का सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए। आपको समझने में कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें उस डाउट को, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ AEC 1 इंग्लिश का सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। और हाँ, इस PDF को आप हमारे टेलीग्राम चैनल धनबाद मैथ्स एकेडमी से ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं।